फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल प्रोफेशनल हब। आज हम लोग देखने वाले हैं कि फूड लाइसेंस के लिए किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूरत पड़ते हैं, कितना आपको फ़ीस पे करना पड़ सकता है और कितना टाइम ड्यूरेशन लगता है और इसमें लाइसेंसेस किस-किस टाइप के होते हैं एंड किन फूड बिज़नेसेस के लिए ये मैंडेटरी है। वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपको फूड लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है, तो आपको सबसे पहले गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। क्रोम ओपन करने के बाद आपको इस पोर्टल को टाइप कर लेना है foscos.fssai.gov.in। आपको ये सर्च कर लेना है गूगल पे। सर्च करते ही आपको कुछ इस तरीके का पोर्टल जो यूज़र इंटरफेस है ये ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको 3 ऑप्शंस दिखेंगे, अप्लाई फॉर लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन, दूसरा आपको ऑप्शन दिखेगा अप्लाई फॉर रिन्यूअल, तीसरा आपको ऑप्शन दिखेगा मॉडिफिकेशन। तो रिन्यू करने के लिए या फिर मॉडिफ़ाई करने के लिए सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए और रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है। एक कहा गया है लाइसेंस, दूसरा कहा गया है रजिस्ट्रेशन। तो ये 2 बेसिकली क्यों बोला गया है, 2 वर्ड्स अलग-अलग क्यों यूज़ किया गया है? या तो रजिस्ट्रेशन भी हो सकता था या तो सिर्फ लाइसेंस हो सकता था। लेकिन ये दोनों अलग-अलग क्यों यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं? तो हम लोग इस वीडियो में ये भी देखेंगे कि इन दोनों का डिफरेंसेस क्यों है और इसका क्या मतलब है। फूड लाइसेंस अप्लाई करने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, आपको क्लिक करना है अप्लाई फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस पे। क्लिक करते ही आपके पास अगेन फिर से 3 ऑप्शन आ जाएगा, एक आ जाएगा जनरल, दूसरा आ जाएगा रेलवे स्टेशन, तीसरा आ जाएगा एयरपोर्ट। तो अगर आप शॉप के लिए अप्लाई करते हैं, आपका कोई जनरल स्टोर वगैरह है, कोई आपका स्टॉल है, उन सभी के लिए आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको जनरल के लिए जाना पड़ेगा। अगर आप रेलवे स्टेशन पे कैटरिंग का सर्विसेज़ में जाना चाहते हैं तो आपको रेलवे स्टेशन वाला लेना पड़ेगा ऑप्शन। अगर आप एयरपोर्ट वगैरह या सी पोर्ट पे अपना लाइसेंस उसके लिए लेना चाहते हैं, वहाँ पर आपका बिज़नेस है और वहाँ के लिए आप अगर लाइसेंस लेना चाहते हैं तो आपको एयरपोर्ट या सी पोर्ट लेना पड़ेगा। सो अभी फ़िलहाल हम लोग देखने वाले हैं जनरल कैटेगरी के डिटेल्स। सो क्लिक करना है आपको सिंपली जनरल पे। क्लिक करते ही आपके पास कुछ इस तरीके का यूज़र इंटरफेस आ जाएगा। अभी आपको इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है आपका स्टेट। सो जिस भी स्टेट से आपका बिज़नेस बिलॉन्ग करता है, उस स्टेट को आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने कर्नाटका सेलेक्ट कर लिया। ये सेलेक्ट करते ही आपके पास कुछ ऑप्शंस आ जाएँगे, मल्टीपल ऑप्शंस आएँगे। आपको अभी क्या सेलेक्ट करना है, काइंड ऑफ बिज़नेस सेलेक्ट करना है। आपका किस टाइप का बिज़नेस है। तो यहाँ पर जो मल्टीपल ऑप्शंस दे रखे हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चरर में आपका कैटेगरी आपका बिज़नेस आ सकता है, ट्रेड और रिटेल कैटेगरी में आपका बिज़नेस आ सकता है, फूड सर्विसेज़ में आपका आ सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज़ या फिर हेड ऑफ़िस। मतलब आपका एक जगह एक हेड ऑफ़िस है और मल्टीपल आपके अगर ब्रांचेज़ हैं आपके बिज़नेसेस के, तो उस केस में आपको हेड ऑफ़िस के लिए सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे हेड ऑफ़िस, देख सकते हैं हेड ऑफ़िस का आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपको दिख जाएगा हेड ऑफ़िस और रजिस्टर्ड ऑफ़िस। इसका मतलब है आपका अगर मल्टीपल लोकेशन पे आपका बिज़नेस है, तो आपको हेड ऑफ़िस सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आप मैन्युफैक्चरर पे अगर क्लिक करते हैं तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आ जाएँगे। अगर आपका डेयरी से रिलेटेड बिज़नेस है, मिल्क से रिलेटेड है या फिर कोई डेयरी प्रोडक्ट से रिलेटेड है, आपको डेयरी यूनिट सेलेक्ट कर लेना है। वेजिटेबल, ऑयल एंड प्रोसेसिंग यूनिट से रिलेटेड है। आप देख सकते हैं एक चीज़ कि आपको लेफ्ट साइड में हमेशा सबका इमेजेस दिखेगा। ठीक है? ये लेफ्ट साइड में आप इमेज देख कर के एक अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि ये किस तरीके के बिज़नेस के बारे में बताया जा रहा है। इसी के बाद अगर स्लॉटरिंग यूनिट्स का आप अगर देखेंगे, तो अगेन आपको लेफ्ट साइड में दिखेगा स्लॉटरिंग बिज़नेस किस टाइप का होता है, किस चीज़ से रिलेटेड होता है। तो ये बेसिकली आप लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं डिटेल्स कि किन चीज़ों से रिलेटेड आपको ये सजेशंस दे रहे हैं। इसी तरीके से मीट प्रोसेसिंग यूनिट्स अगर है तो मीट प्रोसेसिंग यूनिट सेलेक्ट कर लेना है। फिश या फिश प्रोडक्ट से रिलेटेड आप अगर डील करते हैं तो वो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मल्टीपल ऑप्शंस दिए हुए हैं। ठीक है? अब एक चीज़ गौर करने वाली है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि यहाँ पर जब आप कोई भी ऑप्शंस पे क्लिक करते हैं, या आप अगर मैन्युफैक्चरर में क्लिक करते हैं, यहाँ पर अगर ट्रेडर में जाते हैं, ट्रेडर में आपको ऑप्शंस मिलेगा स्टोरेज का, होलसेलर का, डिस्ट्रीब्यूटरशिप का, ट्रांसपोर्टेशन, रिटेलर। तो ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पर बेसिकली उनके लिए भी लाइसेंस ज़रूरी है जो फूड आइटम्स को वन प्लेस से दूसरे प्लेस मूव कराते हैं विद देयर व्हीकल्स। अगर कोई अपना गाड़ी का इस्तेमाल कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करके अपने फूड प्रोडक्ट्स को एक प्लेस से दूसरी जगह लेकर के जाता है या दूसरी जगह से किसी और जगह लेकर के आता है, तो उस केस में उस ट्रांसपोर्टेशन में भी फूड लाइसेंस मैंडेटरी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मल्टीपल ऑप्शंस है। फूड सर्विसेज में आप अगर जाएँगे, आप अगर एक हॉकर हैं, मतलब आपका अगर कोई स्टॉल वगैरह है, देख सकते हैं इमेज में भी आपको दिख रहा होगा। तो अगर आपका कोई मोबाइल फूड वेंडर टाइप का बिज़नेस है, आपका कोई स्टॉल वगैरह है, तो आप हॉकर सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका रेस्टोरेंट है, तो रेस्टोरेंट सेलेक्ट करेंगे। फूड वेंडिंग एस्टैब्लिशमेंट है, फूड वेंडिंग एस्टैब्लिशमेंट में कौन-कौन आता है? तो फूड वेंडिंग एस्टैब्लिशमेंट में ढाबा आता है, बोर्डिंग हाउस आता है, बैंक्वेट हॉल्स आते हैं, मैरिज हॉल्स वगैरह जो होता है, होम बेस्ड कैंटीन ढाबा डब्बा वाला। उसके बाद स्टॉल होल्डर भी आ जाते हैं। उसके बाद फूड स्टॉल अरेंजमेंट्स इन रिलीजियस गैदरिंग या फिर फेयर्स एक्सेट्रा। तो ये सारे ऑप्शंस जो है वो फूड वेंडिंग एस्टैब्लिशमेंट्स में आ जाते हैं।
तो अब हम लोग देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, लेट सपोज एग्जांपल के तौर पे हम लोगों ने यहाँ पे सेलेक्ट किया ट्रेड और रिटेल। ट्रेड और रिटेल में हम लोग क्या करते हैं, रिटेलर सेलेक्ट करते हैं। तो अब आपको देखने वाली चीज़ क्या है, यहाँ पर आपको 3 पॉइंट्स दिख रहे होंगे। ये 3 पॉइंट्स का क्या मतलब है? ये 3 पॉइंट्स का मतलब होता है कि अगर आपने सबसे पहला पॉइंट सेलेक्ट किया जिसमें लिखा हुआ है टर्नओवर अप टू 12 लाख, इसका मतलब होता है आप बेसिक लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं। बेसिक लाइसेंस को बेसिक रजिस्ट्रेशन कहा जाता है। इसको बेसिकली लाइसेंस नहीं कहा जाता है, इसको रजिस्ट्रेशन कहा जाता है। सो अगर आपके बिजनेस का टर्नओवर अप टू 12 लाख है तो आपको ये फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। और ये फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है इसमें आपको किस तरीके का लाइसेंस मिलेगा, तो आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन वाला लाइसेंस मिलेगा। तो आपको अगर ध्यान होगा मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि वहाँ पर 2 ऑप्शन थे, अप्लाई फॉर लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन किस केस में आपको मिलता है, फर्स्ट वाले केस में। वहीं अगर आप सेकंड ऑप्शन देखेंगे तो सेकंड ऑप्शन में क्या बोला गया है कि आपका टर्नओवर जो है वो अप टू 20 करोड़ पर एनम है। अब 20 करोड़ का मतलब क्या है, 12 लाख से ज़्यादा और 20 करोड़ तक, इसके अगर इसके बीच में आपका अगर टर्नओवर है तो आपको सेकंड ऑप्शन के लिए जाना पड़ेगा। सेकंड ऑप्शन में आपको कौन सा लाइसेंस मिलेगा, स्टेट लाइसेंस मिलेगा। ठीक है। वहीं अगर आपका टर्नओवर जो है वो 20 करोड़ से ज़्यादा है, तो मोर देन 20 करोड़ है, तो फिर आप थर्ड ऑप्शन के लिए जा सकते हैं। एंड इसमें आपको जो मिलेगा वो मिलेगा सेंट्रल लाइसेंस। तो 2 कैटेगरी यहाँ पर हैं, 2 ऑप्शंस जहाँ पर आपको लाइसेंस मिलेगा। एक तो सेंट्रल लाइसेंस मिल सकता है, दूसरा आपको स्टेट लाइसेंस मिलेगा। लेकिन जो सबसे फर्स्ट वन है जहाँ पर आपका टर्नओवर 12 लाख तक ही है, तो उस केस में आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन मिलेगा। तो इससे क्या आपको पता चल गया कि लाइसेंस के जो टाइप होते हैं वो बेसिकली 3 टाइप्स के ही होते हैं। तो फूड लाइसेंस जो होता है वो 3 टाइप का होता है। एक आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन जो इनिशियल डेज में इनिशियल स्टार्टअप के लिए रिक्वायर्ड होता है। अगर आपका बिजनेस बहुत अच्छे से चल रहा है या फिर मल्टीपल स्टेट्स में आप अगर रन कर रहे हैं तो उस केस में आपको सेंट्रल या फिर स्टेट लाइसेंस के लिए जाना पड़ सकता है। ये बेसिकली वैरी करता है, बेसिकली टाइप ऑफ बिजनेस पे डिपेंड करता है कि आपका टाइप ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस किस तरीके का है। सो अभी हम आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा टाइप्स ऑफ लाइसेंस के बारे में। अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले आज हम लोग देखते हैं कि बेसिक रजिस्ट्रेशन के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स या डिटेल सबमिट करने पड़ेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, बेसिक को क्लिक करते हैं, बेसिक ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेते हैं एंड नीचे में ऑप्शन है प्रोसीड। प्रोसीड पे क्लिक करते हैं, आप देख सकते हैं कि हमने काइंड ऑफ बिजनेस क्या सेलेक्ट किया था, ट्रेड और रिटेलर सेलेक्ट किया था। तो लाइसेंस का कैसे कैटेगरी हमारा कौन सा आ गया, रजिस्ट्रेशन आ गया। फॉर एग्जांपल अगर आपको देखना है कि सेकंड वाला ऑप्शन अगर हम लोग सेलेक्ट करते हैं तो कौन सा मतलब स्टेट लाइसेंस आता है या नहीं आता है। तो अगेन हम लोगों ने क्या किया, एक बार बैक कर लिया, हमने फिर से स्टेट सेलेक्ट कर लिया। हम लोग फिर से क्या करते हैं, एक बार रिटेलर सेलेक्ट करके ये मिडिल वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। सो अभी आप देख सकते हैं कि आपका काइंड ऑफ बिजनेस जो है वो सेम है, लेकिन जो लाइसेंस का कैटेगरी है वो आपका चेंज हो चुका है, स्टेट लाइसेंस हो गया। इसी तरीके से थर्ड ऑप्शन अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, सेंट्रल लाइसेंस मिल जाएगा। वो हम लोग अभी नहीं देखेंगे, वो हम लोग बाद में देखेंगे। अभी फिलहाल हम लोग देखते हैं कि अगर आप बेसिक रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं एज अ रिटेलर के कैटेगरी में तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स एंड डिटेल सबमिट करने की ज़रूरत है। तो हम लोग फिर से यहाँ पे वापस आ गए। काइंड ऑफ बिजनेस हमारा क्या है, ट्रेड या फिर रिटेलर के कैटेगरी में हम लोग आए हैं। रजिस्ट्रेशन आज हमें लेना है, मतलब बेसिक लाइसेंस हमें लेना है। जैसे ही हम लोगों ने ये सब चीज़ें कर ली, यू आर एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन, क्लिक हियर टू प्रोसीड। अब क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे और हमारा एप्लीकेशन जो है वो ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, ये पूरा का पूरा एप्लीकेशन फॉर्म है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर फॉर्म ए लिखा हुआ है। फॉर्म ए का मतलब क्या होता है, बेसिक रजिस्ट्रेशन। सो अगर किसी के पास अगर खुद से आप अगर लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, या तो आपको नॉलेज नहीं है, आपको आइडिया नहीं है, या फिर आपको लगता है कि आप अगर अप्लाई करेंगे तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, तो उस केस में आप किसी कंसल्टेंट के थ्रू भी प्रोसेस करा सकते हैं। आपको सारी डिटेल्स हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप चाहें तो वहाँ से डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, लिंक हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। बट आप हमेशा ध्यान रखें कि फॉर्म ए अगर कोई कहता है कि फॉर्म ए में आपको अप्लाई करना पड़ेगा, इसका मतलब क्या हो जाता है, फॉर्म ए का मतलब होता है बेसिक रजिस्ट्रेशन। हमेशा आप ये ध्यान रखें। यहीं पे अगर स्टेट या फिर सेंट्रल लाइसेंस के लिए हम लोग जाते हैं तो यहाँ पर आपको फॉर्म ए नहीं दिखता, आपको दिखता फॉर्म बी। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर देखते हैं क्या क्या डिटेल्स हमें सबमिट करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहला चीज़ क्या पूछा जा रहा है, नेम ऑफ द एप्लीकेंट और कंपनी। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपका खुद का भी नाम लिखना है और साथ ही साथ आपको यहाँ पर आपके कंपनी का भी नाम लिखना है। तो किस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा, जैसे कि मैं अपने केस में मैं अपना पहले नाम लिखूंगा अभिषेक स्लैश, इसके बाद जो मेरा बिजनेस का नाम है प्रोफेशनल हब।
तो इस तरीके से आपको क्या करना है, एप्लीकेंट का भी नाम मतलब आपका खुद का नाम लिखना है और आपके बिज़नेस का भी नाम लिखना है। अगर आप दोनों में से कोई एक नाम लिखेंगे तो हो सकता है फिर से क्लैरिफ़िकेशन अथॉरिटी रेज़ कर दे। तो इसीलिए आपको ये दोनों चीज़ें मेंशन करनी है वहीं पर। इसके बाद आपको क्या करना है, आपका डेज़िग्नेशन क्या है? अगर आप खुद ही अपने बिज़नेस का मालिक है, प्रोप्राइटरशिप बिज़नेस है, तो प्रोप्राइटरशिप सेलेक्ट करेंगे, या फिर आप इंडिविजुअल है, प्रोप्राइटरशिप में रजिस्टर्ड नहीं हुए हैं, तो आप इंडिविजुअल सेलेक्ट करेंगे। अगर आपका पार्टनरशिप बिज़नेस है तो पार्टनर सेलेक्ट करेंगे। अगर कोई सोसाइटी में आप रजिस्टर्ड है आपका बिज़नेस तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में, तो सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटी सेलेक्ट करेंगे। अगर अगर आपका बिज़नेस प्राइवेट लिमिटेड है, पब्लिक लिमिटेड है, ट्रस्ट है, एनजीओ है, कोई अदर टाइप का बिज़नेस है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, अदर्स सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे ही आप अदर्स सेलेक्ट करेंगे आपके पास डेजिग्नेशन फिल करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो लेट्स सपोज अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जनरली क्या होता है, डायरेक्टर्स होते हैं, तो आपको यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, डेजिग्नेशन में डायरेक्टर लिखना पड़ेगा। ठीक है, सो अभी के लिए हम लोग मान करके चलते हैं कि हम लोग प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है और प्रोप्राइटरशिप को ही सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद अगेन आप देख सकते हैं आपका काइंड ऑफ बिजनेस फिर से यहाँ पर शो करेगा रिटेलर का। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको आपके बिजनेस का एड्रेस यहाँ पर फिल करना है। एड्रेस ऑफ प्रीमाइसेस वेयर फूड बिजनेस इज लोकेटेड, तो जिस जगह पर आपका फूड बिजनेस लोकेटेड है उसका एड्रेस यहाँ पर फिल करना है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, सारा डिटेल्स फिलअप कर लेना है। एड्रेस भी आपको फिलअप कर लेना है। स्टेट आप चेंज नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर हम हमेशा ध्यान रखें स्टेट आप चेंज नहीं कर पाएंगे, बट बाकी सारे ऑप्शन जो है वो आप चेंज कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट भी कर सकते हैं। तो जब आप ये एड्रेस ऑफ द प्रीमाइसेस फिलअप कर लेंगे, इसके बाद नीचे में आपको कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस फिलअप करने के लिए कहा जाएगा। हमेशा एक चीज़ ध्यान रखें कि कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस में कभी भी ऊपर वाला एड्रेस को जो है वो सेम ना रखें। बहुत लोग क्या करते हैं, येस कर देते हैं और सेम एड्रेस को कॉरस्पॉन्डेंस में डाल देते हैं, बट आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। रीज़न इज़ कि जब भी वर्किंग डेज में आपका बिजनेस अगर क्लोज होता है एंड लेट सपोज उसी दिन अगर कोई अथॉरिटी आपका फूड बिजनेस का वेरिफिकेशन के लिए आता है और आपका फूड शॉप जो है वो बंद रहता है, अगर आपका दुकान जो है वो बंद रहता है, तो उस केस में आपका वेरिफिकेशन क्या होगा, पेंडिंग हो जाएगा या कैंसल्ड हो जाएगा। तो हो सकता है कि उस केस में अथॉरिटी जो है वो आपके लाइसेंस का एप्लीकेशन जो है वो रद्द कर दे, कैंसिल कर दे। तो इसीलिए हमेशा आप क्या करें, इसे नो रख करके आपके आधार कार्ड में जो एड्रेस है, जिस जगह पर आप स्टे करते हैं, जो आपका घर का एड्रेस है, उस एड्रेस को आप कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस में फिल कर लें। इससे फ़ायदा क्या होगा, अगर आपका बिजनेस क्लोज भी रहेगा वर्किंग डेज में, तो वो कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस पर आकर के भी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो ये डिटेल्स फिलअप करने के बाद आपको और क्या डिटेल्स फिलअप करने की ज़रूरत है, आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स फिलअप करने की ज़रूरत है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आपको अपना मोबाइल नंबर दे देना है, यहाँ पर आपको आपका ईमेल आईडी मेंशन कर देना है। टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर ये मैंडेटरी नहीं है, आप छोड़ सकते हैं। अगर है तो आप फिलअप कर लें, नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं। इसके साथ ही आपको आपका नाम यहाँ पर भी मेंशन करना है कॉन्टैक्ट पर्सन में। अगर आप खुद ही अप्लाई कर रहे हैं, यू आर द एप्लीकेंट एंड आप अपने बिजनेस के लिए फूड लाइसेंस खुद ही अप्लाई कर रहे हैं फूड लाइसेंस के लिए, तो आप अपना नाम मेंशन करेंगे। किसी और के बिहाफ में आप अगर प्रोसेस कर रहे हैं, कोई फैमिली मेम्बर है जिसके बिहाफ में आप प्रोसेस कर रहे हैं, तो आप उनका नाम मेंशन करेंगे। सो बेसिकली यहाँ पर एप्लीकेंट का ही नाम आपको मेंशन करना है। अब एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ईयर्स यू वांट टू अप्लाई, आप कितने साल के लिए आप अपने लाइसेंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पर एक और चीज़ देखने वाली चीज़ है, वो ये है कि मिनिमम 1 ईयर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं एंड मैक्सिमम आप 5 ईयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो ये फूड लाइसेंस का जब आप एप्लीकेशन फिलअप करेंगे तो आप गौर करेंगे कि आपको मैक्सिमम प्लेसेस में बहुत सिंपल और इजी डिटेल्स फिलअप करने की ज़रूरत है। बस कुछ प्लेसेस है जहाँ पर कॉम्प्लिकेशंस है, मतलब कॉम्प्लिकेटेड डिटेल्स आपको सेलेक्ट करने की और सबमिट करने की ज़रूरत है। उसी में से एक ये भी है, आपको सेलेक्ट करना है 1 ईयर के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं या फिर 5 ईयर्स के लिए। हमेशा ये सजेस्टेड रहता है कि आपको मैक्सिमम ईयर्स के लिए जाना चाहिए। रीज़न ये है, अगर आपको लगता है कि आपका बिज़नेस बहुत लंबा चलने वाला है, मतलब कोई भी इंसान अगर अपना बिज़नेस स्टार्ट करता है, वो ये सोच के स्टार्ट नहीं करता है कि 6 महीने में या 1 साल में मेरा बिज़नेस क्लोज़ हो जाएगा। अगर वो सोचता है कि मेरा बिज़नेस लंबा चले, ऑब्वियस है हर कोई ही सोचता है। तो अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो डेफ़िनेटली आपको ज़्यादा साल के लिए जाना चाहिए। कम से कम आपको 3 साल के लिए तो जाना ही चाहिए, बिकॉज़ 3 साल के लिए अगर आप जाते हैं तो आपको क्या फ़ायदा मिलता है कि 3 साल तक आपको लाइसेंस रिन्यू कराने का झंझट और झमेले से आप दूर रहते हैं। दूसरी चीज़ कि अगर आप सपोज़ मान कर के चलिए 1 ईयर के लिए आपने अप्लाई किया, ठीक है? और 1 साल ख़त्म होने के समय के अंदर ही आपको रिन्यू भी करना पड़ता है। उसके भी कंडीशंस मैं आपको बता दूँगा हमारे नेक्स्ट वीडियो में कि रिन्यूअल के क्या-क्या कंडीशंस है। अभी फ़िलहाल हम लोग रजिस्ट्रेशंस में ही फ़ोकस करते हैं। तो अगर लेट्स सपोज़ आपने 1 ईयर के लिए अप्लाई किया,
1 ईयर में अगर आपका लाइसेंस 1 ईयर के कंप्लीट हो गया और आपने उस पे ध्यान नहीं दिया और आपने रिन्यू नहीं करवाया, तो उस केस में क्या हो जाएगा, आपका जो लाइसेंस है वो कैंसल हो सकता है और गवर्नमेंट जो है वो आपके ऊपर में पेनल्टी भी इम्पोज़ कर सकती है। और ऐसा भी हो सकता है कि फ्यूचर में आपका लाइसेंस भी रिन्यू ना हो और नया लाइसेंस जब आप बनाने जाएँ, तो उस केस में आपको लायबिलिटी जो पेनल्टीज़ के नाम पे रहेगी, वो भी आपको पे करनी पड़ जाए। तो इसीलिए हमेशा सजेस्टेड है कि आप मैक्सिमम ईयर्स को सेलेक्ट करें, कम से कम 3 ईयर्स तो डेफिनिटली सेलेक्ट करें। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आपका चॉइस है। अब नीचे हम लोग देखते हैं ईयर्स के बाद हमें और क्या-क्या डिटेल्स सबमिट करने की ज़रूरत है। तो नेम ऑफ द फूड कैटेगरी। सो यहाँ पे पूरा एक लिस्ट है फूड कैटेगरी में। सो जिस भी फूड कैटेगरी से रिलेटेड आपका बिज़नेस है, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लें। जैसे अगर डेयरी प्रोडक्ट से रिलेटेड है तो आप पॉइंट नंबर 1 सेलेक्ट करेंगे। फैट एंड ऑयल इमल्शन से रिलेटेड है तो आप पॉइंट नंबर 2 सेलेक्ट करेंगे। एडिबल आइस, बर्फ़ का गोला, शरबत, शॉर्ब, अगर इन सभी चीज़ों से रिलेटेड है तो आप पॉइंट नंबर 3 सेलेक्ट करेंगे। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में आप डील करते हैं तो पॉइंट 4, चॉकलेट बिस्किट्स आप अगर सेल करते हैं तो पॉइंट 5, सेरेल्स मल्टीग्रेन्स हो गया या सेरेल्स प्रोडक्ट हो गए, रूट एंड ट्यूब्स हो गए, पल्सेस हो गए। सो इस तरीके का फूड प्रोडक्ट्स में आप अगर डील करते हैं तो आप पॉइंट 6 सेलेक्ट करेंगे। आपका अगर बेकरी प्रोडक्ट है तो पॉइंट 7, मीट एंड मीट प्रोडक्ट है तो पॉइंट 8। इस तरीके से और भी ऑप्शंस आपको मिलेंगे। पॉइंट नंबर 9 फिश एंड फिश प्रोडक्ट है। इसके बाद एग्स एंड एग प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे। उसके बाद 11 नंबर में स्वीटनर, अगर मिठाई वगैरह का शॉप है आपका, स्वीट्स वगैरह में आप डील करते हैं तो पॉइंट 11 सेलेक्ट करेंगे। सॉल्ट, स्पाइसेस, सूप, सॉस, सैलेड एंड प्रोटीन प्रोडक्ट्स है तो पॉइंट 11। पॉइंट नंबर 13, फूड स्टफ इंटेंडेड फॉर पर्टिकुलर न्यूट्रिशनल यूजेस। अगर आप किसी भी तरीके का न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट में डील करते हैं या बनाते हैं तो उस केस में आप पॉइंट 13 सेलेक्ट करेंगे। बेवरेज है, लिक्विड आइटम है तो पॉइंट आप 14 सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद रेडी टू ईट सेवरीज, मतलब कुछ चीज़ों में आप क्या करते हैं, सिर्फ फ्लेवर ऐड करते हैं, फ्लेवर एडिंग का काम करते हैं, आप पूरा मैन्युफैक्चर नहीं करते, उसमें जस्ट आप क्या करते हैं, थोड़ा सा फ्लेवर ऐड करते हैं। तो रेडी टू ईट सेवरीज में आप जा सकते हैं। प्रीपेयर्ड फूड, मतलब होटल और ढाबा में, रेस्टोरेंट्स वगैरह में जो खाना पका करके बेचा जाता है, रेडी टू ईट फूड जिसे कहा जाता है, सो वो प्रीपेयर्ड फूड के कैटेगरी में भी आता है। और इंडियन स्वीट्स हो गया, स्नैक्स हो गया, इस तरीके के मल्टीपल ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। सो जिस तरीके का आपका बिजनेस होगा वो ऑप्शंस आप क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। एग्जांपल के तौर पे आप हम लोग क्या करते हैं, प्रीपेयर्ड फूड सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आपसे क्या डिटेल्स पूछा गया है, फूड सेफ्टी मित्रा डिटेल्स। अगर आपने एफएसएम फूड सेफ्टी मित्रा ट्रेनिंग ले रखा है तो आपके पास उसका लाइसेंस नंबर होगा। अगर आपके पास नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसे छोड़ सकते हैं एज इट इज़। इसके बाद आपको क्या डिटेल्स और सबमिट करने की ज़रूरत है, आपको सबमिट करना है इन केस ऑफ बिजनेस इंटेंडेड डेट ऑफ स्टार्ट। अगर आपने अभी तक अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं किया है, फ्यूचर डेट में स्टार्ट करने वाले हैं, तो उस केस में आप यहाँ पर क्या करेंगे, फ्यूचर डेट मेंशन करेंगे। लेकिन आपका ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग बिजनेस है और उसके लिए आप अगर लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उस केस में आपको ये एज इट इज़ छोड़ देना है, कुछ भी फिल करने की ज़रूरत नहीं है। सोर्सेज ऑफ वाटर सप्लाई, आप अगर इंग्रेडिएंट्स के तौर पे वाटर को यूज़ करते हैं तो आपको बताना पड़ेगा कि वो वाटर का जो सोर्स है वो क्या है। आपका पब्लिक है, प्राइवेट है, अदर्स है, या फिर आप पानी का यूज़ ही नहीं करते हैं एज एन इंग्रेडिएंट्स आपके फूड आइटम्स में। तो अकॉर्डिंग टू योर सिलेक्शंस वो डिसाइड करता है कि आपको और भी क्या-क्या डिटेल्स सबमिट करने की ज़रूरत है। सो इन सभी डिटेल्स को आप ध्यान से फिल अप कर लें। उसके बाद आपको बताना है, लास्ट क्वेश्चन ये है कि वेदर एनी इलेक्ट्रिक पावर इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड आइटम्स। तो क्या जो फूड आइटम्स आप बनाते हैं वो सबसे पहला इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन वो करता है या नहीं करता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ है या नहीं है। फर्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ है या नहीं। तो अगर आप एक शॉप अगर चलाते हैं तो डेफिनेटली उसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता है। बट यहाँ पर दूसरा पॉइंट क्या आ जाता है, दूसरा पॉइंट आता है मैन्युफैक्चरिंग। आपको क्या ध्यान रखना है, पहला चीज़ तो वो बोल रहा है इलेक्ट्रिक पावर, दूसरा पॉइंट वो बोल रहा है मैन्युफैक्चरिंग, तीसरा बोल रहा है फूड आइटम्स। तो इसका मतलब है ये क्वेश्चंस उन लोगों के लिए यस होगा, हो सकता है जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जिनका प्लांट है, जिनका फैक्ट्री है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ हो रहा है, वैसे केसेस में लोगों को यस सेलेक्ट करना है, एप्लीकेंट को यस सेलेक्ट करना है। और एल्स क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर रिटेलर सेलेक्ट किया था, अगर आपको याद होगा हमारा जो काइंड ऑफ बिजनेस का कैटेगरी क्या था, वो रिटेलर था। तो रिटेलर के केस में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ करते हैं उसमें हमेशा नो रखेंगे। तो यहाँ पे सारे डिटेल्स जैसे ही हमारा फिल्ड अप हो जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। डिटेल्स फिलअप करने के बाद हमें सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पर फिर से क्या दिखेगा, आपका नेम ऑफ द फूड कैटेगरी दिखेगा, एप्लीकेशन प्रोडक्ट। इसके बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करते ही आपके पास यहाँ पर डिटेल्स आ जाएगा और आपको कहा जाएगा कि आप सबसे पहले तो प्राइमरी डिटेल्स जो है वो फिलअप कर लें। इसके बाद सेकेंडरी डिटेल्स आप फिलअप करेंगे तो भी ठीक है, अगर नहीं फिलअप करते हैं इट्स ओके, कोई इशू नहीं है, मैंडेटरी नहीं है।
इसके बाद आपके पास ऑलरेडी लॉगिन आईडी दिख जाएगा। लॉगिन आईडी और कुछ भी नहीं, आपका एप्लीकेशन नंबर ही रहता है। आपको यहाँ पर पासवर्ड फिलअप कर लेना है, आपको अपने हिसाब से पासवर्ड मतलब क्रिएट कर लेना है, ठीक है। क्रिएट करते ही आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे ना, ईमेल आईडी एंड द मोबाइल नंबर, वो ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर पर आपको वेरिफिकेशन कोड आ जाएगा। आते ही आपको क्या करना है, मेंशन कर देना है, कैप्चा यहाँ पर मेंशन करना है और सबमिट पे क्लिक करना है। ये करते ही आपके पास ओटीपी आ जाएगा। सबमिट बटन पे क्लिक करते ही हमारे पास क्या हो जाएगा, जैसा मैंने आपको बताया था, वो वेरिफिकेशन कोड चला जाएगा हमारे मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी पे। हमें वेरिफिकेशन कोड सबमिट कर देना है और उसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक करना है। सबमिट बटन पे क्लिक करते ही साथ आपको और भी कुछ डिटेल्स जो हैं वो पूछे जाएंगे आपसे। इनफैक्ट डिटेल्स पूछे नहीं जाएंगे आपसे, आपको डॉक्यूमेंट्स पूछा जाएगा और डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए कहा जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अपलोड डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पर अभी हमें नेक्स्ट ऑप्शन क्या मिल गया, अपलोड डॉक्यूमेंट्स एंड मेक द पेमेंट। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। तो सबसे पहले क्या चीज़ आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन, आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है अपलोड डॉक्यूमेंट्स मैक्सिमम फाइल 5 MB। सो आफ्टर सबमिशन ऑफ ऑल द डिटेल्स हम लोगों ने क्या देखा था कि हम लोगों ने लॉगिन आईडी क्रिएट किया था एंड लॉगिन आईडी क्रिएट होने के बाद हमारे पास ये ऑप्शन आ जाता है कि हमें क्या करना है, अब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के साथ साथ हमें पेमेंट भी करना है। इसी चीज़ को हमें यहाँ पे कंप्लीट करना है और कंप्लीट होने के साथ ही हमारे पास जो एक्नॉलेजमेंट है वो आ जाएगा। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स क्या पूछा गया है, सबसे पहला डॉक्यूमेंट पूछा गया है फ़ोटो। अब ये फ़ोटो किस चीज़ का पूछा गया, एप्लीकेंट का या बिज़नेस प्लेस का, तो ये एप्लीकेंट का फ़ोटो पूछता है। ये एप्लीकेंट का फ़ोटो यहाँ पर हमें अपलोड करने की ज़रूरत है, एप्लीकेंट फ़ोटो। दूसरा हमें आईडी प्रूफ़ सबमिट करने की ज़रूरत है। अगेन आईडी प्रूफ़ जो रहेगा वो एप्लीकेंट का ही रहेगा। आईडी प्रूफ़ में आप क्या-क्या चीज़ें सबमिट कर सकते हैं, इनमें से कोई एक चीज़ सबमिट कर सकते हैं। आपके पास अगर वोटर आईडी है तो आप वोटर आईडी डाल दें, ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो डाल दें, पासपोर्ट है तो पासपोर्ट दे दें, पैन कार्ड है, आर्म्ड लाइसेंस है, पासबुक है, फ्रीडम फाइटर आईडी कार्ड है, इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप एज़ योर आईडी प्रूफ़ दे सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर दोनों डॉक्यूमेंट्स को क्या करते हैं, सबमिट कर लेते हैं। तो ये दोनों डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद हमें स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है और हमें अदर डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करना है। अभी तक हम लोगों ने क्या किया है, सिर्फ हमने अपना डॉक्यूमेंट सबमिट किया है। हमने एप्लीकेंट का पैन कार्ड फ़ोटो सबमिट किया और आईडी प्रूफ़ हमने सबमिट किया है। बिज़नेस का अभी तक हम लोगों ने कुछ भी सबमिट नहीं किया है। तो अभी अदर डॉक्यूमेंट्स में हमें क्या करना है, बिज़नेस का भी डॉक्यूमेंट सबमिट करने की ज़रूरत है। अब इसमें से आपको क्या-क्या चीज़ें सबमिट करनी पड़ सकती हैं, तो अब आप यहाँ पर देखेंगे प्रूफ़ ऑफ प्रीमाइसेस। तो जिस जगह आप बिज़नेस कर रहे हैं उसका एक डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा। अगर आपके एरिया के लिए हेल्थ एनओसी या आपके बिज़नेस के लिए हेल्थ एनओसी मैंडेटरी है तो वो आपको सबमिट करना पड़ेगा। एनओसी अगर ज़रूरत है, रिक्वायर्ड है आपके एरिया में, जो आप बिज़नेस जहाँ पे कर रहे हैं उस जगह पे अगर एनओसी की रिक्वायरमेंट है तो वो आप एनओसी सबमिट कर लें। इसके अलावा कोई अदर डॉक्यूमेंट्स आपको लगता है कि सबमिट करना चाहिए तो वो भी आप सबमिट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर सबसे जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है प्रूफ ऑफ प्रीमाइसेस। तो प्रूफ ऑफ प्रीमाइसेस ज़रूर से आप सबमिट कर लें। अगर ये आप सबमिट नहीं करते हैं तो आपका एप्लीकेशन जो है वो अप्रूव्ड नहीं होगा। प्रूफ ऑफ प्रीमाइसेस में आपको 3 कंडीशंस एप्लीकेबल होते हैं। पहला, ओन्ड, अगर आपका खुद का है तो आप इलेक्ट्रिसिटी बिल को सबमिट कर सकते हैं। दूसरा होता है रेंटेड, तो उस केस में आप क्या करेंगे, रेंट एग्रीमेंट सबमिट कर देंगे, रेंट एग्रीमेंट। तीसरा होता है कि आपके फैमिली मेंबर से बिलॉन्ग करता है, फैमिली मेंबर। अगर फैमिली मेंबर से बिलॉन्ग करता है तो उसमें आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल सबमिट कर देंगे, साथ ही साथ आप एक एनओसी लेकर के वो सबमिट कर देंगे। ये 2 डॉक्यूमेंट्स आपको क्या करेंगे, सबमिट कर देंगे। अगर आपका खुद का है, ओन्ड है, तो आप अपने नाम के, अगर आपके नाम पे इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है वो आप दे सकते हैं, सेल डीड आप दे सकते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स रिसीप्ट दे सकते हैं। इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप दे सकते हैं। याद रखें, ध्यान रखें, जो आपके नाम पे होना चाहिए। अगर रेंटेड है तो रेंट एग्रीमेंट आप सबमिट कर दें। अगर कोई फैमिली मेंबर से बिलॉन्ग करता है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल या फिर कोई दूसरा डॉक्यूमेंट, साथ ही आप को एक एनओसी सबमिट करना पड़ेगा। जैसे ही आप सारे डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कर लेंगे उसके बाद आपको क्या करना है, डिक्लेरेशन पे क्लिक करना है और आपको डिक्लेरेशन सबमिट कर देना है। डिक्लेरेशन सबमिट करने के बाद आपके पास 3 मोड आ जाएँगे पेमेंट करने के। एक तो है आप रेज़र पे के थ्रू ऑनलाइन पे कर सकते हैं, दूसरा पेयू जो बेसिकली गेटवे है, पेयू बेस के थ्रू आप पे कर सकते हैं, तीसरा आप चालान जनरेट करके भी पेमेंट कर सकते हैं। सो ट्रेज़री चालान के थ्रू अगर आप जाते हैं तो आपको ये ऑफ़लाइन सबमिट करना पड़ेगा और वहाँ से बैंक से जो आपको चालान का डिटेल्स मिलेगा, रसीद मिलेगा, रिसिप्ट मिलेगा, वो आपको सबमिट करना पड़ेगा। सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है कि आप ऑनलाइन पे कर लें। तो आप ऑनलाइन में आप रेज़र पे के थ्रू जा सकते हैं, फिर पेयू बिज़ के थ्रू जा सकते हैं। हम लोग रेज़र पे को सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद आपके बिज़नेस का अगर जीएसटीआईएन नंबर है तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, जीएसटीआईएन नंबर फिल अप कर देंगे।
जीएसटीएन नंबर फिलअप करके आप प्रोसीड कर सकते हैं। तो हमने क्या किया अभी तक सब डॉक्यूमेंट्स हम लोगों ने सबमिट कर लिया। अब क्या करना है आपको पे क्लिक करना है। पे क्लिक करने के बाद आपके पास जो है वो आपका मोबाइल नंबर शो करेगा। मोबाइल नंबर शो करेगा तो आपको क्या करना है प्रोसीड पे क्लिक कर लेना है जिससे कि आपके नंबर पे एक वेरिफिकेशन कोड चला जाएगा। आपको क्या करना है वो वेरिफिकेशन कोड को सबमिट करना आपको क्या करना है आपको क्या करना है आपको वेरिफिकेशन कोड सबमिट कर देना है। उसके बाद आपको क्लिक करना है प्रोसीड पे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। अब आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। कोई वॉलेट का इस्तेमाल करके भी आप पे करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। यूपीआई आईडी के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको एक एक्नॉलेजमेंट रिसीप्ट मिल जाएगा। तो कुछ इस तरीके का एक्नॉलेजमेंट आपको शो करेगा। ये बेसिकली एक्नॉलेजमेंट है। इस एक्नॉलेजमेंट को आप अपने पास रखे रहेंगे एंड इसके बाद जैसे ही आपका सारा चीज़ कंप्लीट हो गया, आपके पास एक्नॉलेजमेंट आ गया, अब आपको क्या करना है 30 वर्किंग डेज़ तक आपको वेट करना है। कितने दिन तक आपको वेट करना है? 30 वर्किंग डेज़ तक आपको वेट करना है। 30 वर्किंग 30 वर्किंग डेज़ के अंदर ही आपका जो लाइसेंस और बेसिक रजिस्ट्रेशन जिस भी चीज़ के लिए आपने अप्लाई किया है, वो रजिस्ट्रेशन क्या हो जाएगा आपका अप्रूव हो जाएगा। अप्रूव होते ही आप क्या करेंगे, आपके जो आपने जो ईमेल आईडी दिया था, उस ईमेल आईडी पर आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफ़िकेट आ जाएगा या अगर आपने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है तो आपको लाइसेंस रिसीव हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से आप स्टेट लाइसेंस और सेंट्रल लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।